हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अभी ये क्या है? ये जो एनसीईआरटी दोस्तों होती है क्लास 11th की, तो एनसीईआरटी इसको हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम में लगभग आती है। कॉन्सेप्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से कहा जाता है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़िए, बट लोग पढ़ते नहीं हैं। और बता दूं मैं आपको, ये बहुत ही कम पन्ने की बुक है, बट इसमें जो एक एक लाइन है वो तो इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, चलिए फिर। देखिए, इसमें कुछ नहीं है कि ये जो पैराग्राफ लिखा है इसमें कुछ नहीं ज़्यादा है। इसमें सिर्फ इतना है कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं अपने धरती से, तो हमें स्टार्स ट्विंकल करते दिखाते हैं। स्टार्स जो है टिमटिमाते दिखाते हैं। वो क्यों होता है वो आगे समझेंगे। चूँकि हमारी जो लेयर है वो डेंसिटी, उसमें ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस होता है। जैसे अभी धरती मान लो हम लोग खड़े यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ तक कोई और गैस है, फिर यहाँ तक कोई और गैस है, फिर यहाँ पे इस वाले लेयर में कोई और गैस है। तो ऐसे क्या होता है कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए जो स्टार है, इसकी रोशनी यहाँ तक आई, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, तो हमको लगता है कि टिमटिमा रहा है, बल्कि ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसीलिए टिमटिमाते हैं। बट इसको डीपली समझते हैं आगे, और पहले हम टॉपिक वाइज समझते हैं कि ये अर्ली थ्योरीज क्या है अर्थ के बारे में। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये अर्थ आखिर कैसे, इसका पढ़ेंगे हम ओरिजिन। यूनिवर्स का दोस्तों पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि पहले थोड़ा अर्थ के बारे में समझते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है, तो हम उसको, बिकॉज हमारा गोल ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना। तो हाइपोथेसिस का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप जब किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, तो वो होता है हाइपोथेसिस। बट एक बार जब वो चीज़ बाकी साइंटिस्ट के द्वारा रिव्यू कर लिया जाता है और उसको ठहराया जाता है कि हाँ ये सही है, तो उसको फिर थ्योरी मान लेते हैं। हालांकि थ्योरी भी कई बार जो है एक तरीके से हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलासफर थे। वो अपने टाइम के लिए काफ़ी जो है वो प्रसिद्धि उनको हासिल थी कि लोग अपने घड़ी मिलाते थे कांट के जगने से। कांट इतने मतलब पंक्चुअल थे अपने टाइम को लेकर के। तो ये कांट के बारे में काफ़ी फेमस बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कि इसमें क्या लिखा है इस बुक में, कि उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस की बात की थी। कांट के बाद में लैप्लास नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस थ्योरी को रिवाइज़ किया, मतलब कि उसको थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया 1796 में। इमैनुअल कांट ने इसको 1755 में दिया था, 1755 में बताया था, और लैप्लास ने 1796 में नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं वो एक यूथफुल सन था, मतलब बहुत ही नया नया बच्चा था सन, उसके आसपास में बहुत सारा क्लाउड था, उसी से ये सारे प्लैनेट्स निकले हुए हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस ये थी कि नेबुला, पहले नेबुला, अब नेबुला क्या होता है, एक क्लाउड होता है गैस का, जिसमें हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, और भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहले सन बना, सन से फिर आसपास गैसेस थी, इससे वो इस डस्ट पार्टिकल से फिर क्लम्प बन गए। ये जो डस्ट पार्टिकल आसपास घूम रहा था इसके सन के आसपास, ये सन है, इसके आसपास जो डस्ट पार्टिकल घूम रहा था धीरे धीरे क्लम्प्स में डिवाइड हो गया, फिर यही बन गए प्लैनेट्स। तो ये उनका बात था। 1900 में क्या हुआ कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने इसको कंसीडर किया कि एक, उन्होंने कुछ बाद में कुछ और दिया इसके बारे में। उसमें कहा कि उन्होंने एक और थ्योरी प्रपोज की, चैम्बरलेन और मोल्टन ने, ये दो व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार यहाँ प्रेजेंट था, एक दूसरा स्टार उसके पास से गुजरा, और जब वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे थे, मतलब जब ये स्टार इधर बढ़ रहा था, जब यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये इधर चला गया, बट जब ये यहाँ पे था तब इसने क्या किया, तब इसने और इसके दोनों के ग्रेविटेशन से कुछ मटेरियल इसका और कुछ मटेरियल इसका आपस में कंबाइन हुआ और डस्ट बन गया। जैसा कि आप सोचो कि आप एक पिज़्ज़ा लेते हो, अब पिज़्ज़ा को आप जब टुकड़ा तोड़ते हो उसका हो आप, तो देखा होगा ना कई बार कि ये तो पिज़्ज़ा था, गोल गोल पिज़्ज़ा था ये, आपने इसका ऐसे बंच तोड़ा तो ये कैसे हो गया, और यहाँ पे रबड़ की तरह वो खिंचा हुआ होता है ना, वो खिंचा हुआ ऐसा होता है। तो यही चीज़ बात कर रहा है, कुछ ऐसा ही आप समझ लो, ऐसा ही कुछ था कि, तो सिगार शेप्ड बन गया, मतलब सिगार शेप का बन गया। चैम्बरलेन और बोल्टन ने बताया कि एज अ रिजल्ट सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस,
कि सोलर जो अपना सन है इसको सोलर बोलते हैं, सोलर सरफेस, सन की जो सरफेस थी उसको बोलते हैं सोलर सरफेस। यहाँ से कुछ मटेरियल निकला। अब चूंकि ये वाला सन जो है वो चला गया, लेकिन इसका भी कुछ मटेरियल रह गया, इसका भी कुछ मटेरियल रह गया, आसपास घूमने लगा। इसके बाद में एज अ पासिंग स्टार मूव्ड अवे, जो स्टार ये वाला था पासिंग स्टार, ये मूव अवे हुआ। मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड सन। ये जो मटेरियल था बाद में ये घूमता रहा सन के बाहर, सन के आसपास, ठीक है। फिर दो साइंटिस्ट हुए हैं, दो एक तरीके से ज्योग्राफर हुए हैं, जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी। इन्होंने भी सपोर्ट इस आर्गुमेंट को किया, ठीक है। ये जो मटेरियल था ये बाद में क्या बन गया, यही बाद में कंडेंस होकर के प्लैनेट्स में फॉर्म हो गया, क्लम्प बन गया। ये सोचो कि आप ऐसे 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 मटेरियल था, जब आपस में टकराया तो ये कुछ कुछ गुच्छे टाइप का बन गया, कि जैसे ये सन था, फिर ऐसे 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 मटेरियल ये टहल रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में कुछ कुछ क्लम्प में डेवलप हो गया, और फिर ये प्लैनेट्स का फॉर्म ले लिया इन लोगों ने, ठीक। इस तरीके से कुछ कुछ आप समझ सकते हो, प्लैनेट्स का फॉर्म ले लिया। अब चार लोगों के नाम देख चुके हैं, इमैनुअल कांट, लैपलास और चैम्बरलेन, मोल्टन, 4 हो चुके हैं। 2 और का नाम आएगा, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। इन्होंने भी इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया, मोल्टन और चैम्बरलेन का, और फिर आर्गुमेंट्स कहा कि हाँ ऐसा ही सही है। 1950 में 7वें साइंटिस्ट आते हैं, ओटो श्मिट रशिया के और कार्ल वाइजेस्कार जर्मनी के, तो 8 हो गए साइंटिस्ट। इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि कांट और लैपलास ने दिया था उसको रिवाइज किया। उसको कहा कि सन जो है वो सोलर नेबुला से सराउंडेड था, मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से, और इसका फ्रिक्शन और कोलिजन से, जो डस्ट, जो क्लाउड था हाइड्रोजन का, हीलियम का और डस्ट का, ये फ्रिक्शन से और कोलिजन से आपस में पार्टिकल का कोलिजन हुआ और डिस्क शेप फॉर्म बना, और एक्रीशन के थ्रू ये प्लैनेट्स डेवलप हुए। अब मॉडर्न थ्योरीज क्या प्रपोज करती हैं, इसको ज़रा देखते हैं। मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती है इसके बारे में, ये भी देख लेते हैं। साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन जस्ट द अर्थ और प्लैनेट। ये केवल अब हम अर्थ और प्लैनेट को समझने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने यूनिवर्स को समझना शुरू किया कि आखिर यूनिवर्स कैसे बना होगा, है ना, इस तरीके से। तो इसके बारे में मॉडर्न थ्योरीज जो है वही बात हम समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को एडविन हबल ने जो प्रपोज किया था 1920 में, इसको देखते हैं क्या है कि अब बिग बैंग थ्योरी को एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि एक टाइनी बॉल थी, बहुत छोटी सी बॉल थी, जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर इनफाइनाइट था, वॉल्यूम बहुत कम था। जब ये फटा, ठीक है, जब ये फटा तो जैसे ये बॉल थी, अब ये फटा, मान लो टुकड़ों में फट गई है, ये बॉल थी मान लो ऐसे, जब फट गई है ऐसे, तो ये क्या हो गई, ये गैलेक्सीज हो गई, और अब ये इनका जैसे फटी तो इन गैलेक्सीज के बीच में जो है दूरियां बढ़ने लगी, स्पेस, तो इसको बोला गया एक्सपांडिंग स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, ठीक है। इंक्रीज देयर बाई यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपांडिंग, हाउ एवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड्स इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप ऐसा कुछ कर मान लो, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक बलून मान लो था आपके पास ऐसे, इस पे आप क्या करो, मार्कर से 4-5 पॉइंट बना दो और फिर उसको फुलाओ, पेन से बना दो, मार्कर के पेन से। फिर जब फुलाओ कि गुब्बारा इतना फूल गया, तो क्या देखोगे आप कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था, बिकॉज गुब्बारा फूल गया, अभी गुब्बारा इतना बड़ा हो गया, तो देखोगे कि जो पॉइंट थे अब पॉइंट भी बड़े हो गए और इनके बीच की दूरी भी बड़ी हो गई। तो ये तो ठीक है कि गैलेक्सीज़ के बीच में पॉइंट बढ़ गए, बट ये चीज़ गलत है कि गैलेक्सीज़ भी अपने आपस में बढ़ रही हैं। ये चीज़ साइंटिस्ट ने कहा ये गलत है। साइंटिस्ट ने कहा कि गैलेक्सीज़ उतनी ही हैं अभी, मतलब ये जो गैलेक्सी जितने पॉइंट यहाँ पे था उतना ही बड़ा पॉइंट अभी भी है,
बट इनके बीच का साइज बढ़ गया। ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। गैलेक्सीज खुद नहीं बढ़ रही हैं। अगर चूँकि ऐसा होता तो हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हमारी मरकरी, हमारी वीनस इतने सालों में हमको कुछ एविडेंस मिला होता, बट ऐसा नहीं भी हुआ है। तो साइंटिस्ट इसको ऊपर वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्शली करेक्ट है सिर्फ। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स, बिग बैंग थ्योरी का मतलब वही है कि विस्फोट जो हुआ था, अच्छा वो कब हुआ था? ये 13.7 अरब साल, बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। बिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ था, तो बहुत साल पहले हुआ था मतलब। तो इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर, जो कुछ आप देख रहे हो, जितनी गैलेक्सीज देख रहे हो, सब कुछ एक टाइनी पॉइंट के पास था। जो जितनी भी आप पूरा अपना धरती, चांद, सितारे जितने भी दुनिया में हैं, अरबों करोड़ों तारे, ये सब इनका सबका मास अगर देख लो, सबको आप अगर दोबारा से एक छोटे से 5 रुपए के सिक्के के आकार का ले आओ अगर, तो इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी होगी, इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, बिकॉज हमको अर्थ का कोड समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ेगी कि इनफाइनाइट टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो टाइनी बॉल थी, इसमें सिंगुलर एटम आप मान सकते हो, जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। उसके पास वॉल्यूम बहुत कम था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब बिग बैंग टाइनी बॉल एक्सप्लोड जब किया तो एक्सपांसन इसका होने लगा, और ये एक्सेप्ट किया गया कि ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। द एक्सपांसन कंटिन्यूज इवन टुडे एज इट ग्रोज एट इज ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, कि जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा था तो कुछ एनर्जी जो है वो मैटर में ग्रो हुई। देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपांसन हुआ इस चीज़ का विद इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आफ्टर बिग बैंग, कि जैसे जैसे एक्सपांसन हुआ कुछ सेकंड में, शुरुआत के सेकंड में बहुत तेज़ी से एक्सपांसन हुआ, मतलब कि इन गैलेक्सीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ने लगी। देयर आफ्टर कुछ कुछ मिनट के बाद में वो स्लो हो गया, मतलब कि कुछ मिनट का मतलब कि कुछ हज़ारों सालों में वो स्लो हो गया। विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स बिग बैंग इवेंट जब फटा तो 3 मिनट के बाद में पहला एटम फॉर्म हुआ, और ऐसा माना जाता है कि ये हाइड्रोजन था। जब हाइड्रोजन मिला तो बना हीलियम। ठीक है, ये प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। पूरे 3 लाख साल के अंदर कि सूर्य जब बना था, जब बिग बैंग हुआ उसके 3 लाख साल के बाद में टेम्परेचर पहले बहुत था टाइनी बॉल के पास में, अब क्या, अब 4500 केल्विन रह गया पूरे ब्रह्मांड में, और गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, यूनिवर्स तो ट्रांसपेरेंट हो गया। क्यों हो गया मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ। द एक्सपांसन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन। एक्सपांसन ऑफ यूनिवर्स का मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच में स्पेस बढ़ा। एन अल्टरनेटिव टू दिस वाज होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है होयल का, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि यूनिवर्स एक्सपांड नहीं हो रहा, यूनिवर्स इतना ही बड़ा है। टाइनी बॉल हाँ हो सकती हो, गैलेक्सीज बढ़ रही हो, ये भी हो सकता हो, बट यूनिवर्स एक्सपांड नहीं हो रहा, कि यूनिवर्स एक स्टैटिक है, स्टडी है। इट कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल। जो बहुत सारे जब एविडेंस बहुत सारे मिल गए तो बताया गया नहीं, यूनिवर्स तो एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि देखा गया है। कैसे देखा गया है? टेलीस्कोप से देखा गया है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गए, हबल टेलीस्कोप हो गए, इस तरीके से टेलीस्कोप जो बनाए गए बाद में नासा के द्वारा, तो मालूम पड़ा। साइंटिफिक कम्युनिटी आज मानती है कि हाँ यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। आज की जो साइंटिस्ट मानते हैं उसके बारे में हम। अब स्टार फॉर्मेशन दोस्तों कैसे हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स, कि पहले एनर्जी और मैटर इवन नहीं था। आपको पता है कि टाइनी बॉल के पास था बहुत सारा मैटर, जब मैटर एक्सपांड हुआ फिर वो जब उसमें एनर्जी आई, फिर एनर्जी से वो और मैटर बढ़ा। पहले मैटर थोड़ा था, अब एनर्जी और प्लस मैटर बना करके और मैटर क्रिएट किया उन्होंने। तो एनर्जी जो शुरुआत में जो डेंसिटी डिफरेंस जो था मैटर के अंदर, है ना, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, कि अगर जगह उतनी ही हो, जिसमें ज़्यादा मास होगा उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। जैसे 1 गिलास पानी और 1 गिलास शहद, उतना ही बड़ा गिलास,
तो डेंसिटी शायद की ज़्यादा होगी, बिकॉज वॉल्यूम तो सबका सेम है ग्लास का, ठीक है। अब इसमें जो मटेरियल पड़ा हुआ उसका मास चेक कर लो, उसी का मतलब होगा डेंसिटी, ठीक है। इट काज द मैटर टू ड्रॉन टुगेदर एंड दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज को बनने के लिए। अब डेंसिटी डिफरेंस यही था कि उसको गैलेक्सी बनाया, कैसे हुआ अब थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, जब टाइनी सी बॉल थी जिसमें कि इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी, वॉल्यूम कम था। जब ये फटा, जब बिग बैंग हुआ तो क्या हुआ कि आपको पता है कि यहाँ पर तो डेंसिटी बहुत, तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज आपस में टूट के बिखर गई, विस्फोट एकदम हुआ, है ना। तो अभी क्या हुआ कि जिसमें ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पर मास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा मास है उसके पास ज़्यादा ग्रेविटी है, तो ये आसपास का मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट करने लगेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये सारी गैलेक्सीज जो हैं आपस में अभी ये ज़्यादा स्पेस घेर रही हैं, गैलेक्सीज आपस में ये क्या करेंगी, इनका स्पेस छोटा होता रहेगा। तो आज भी यही हो रहा है, जो अपनी गैलेक्सी है इसका स्पेस छोटा ही हो रहा है, ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टार वगैरह हैं इनका स्पेस छोटा हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। हालांकि सब जगह ये चीज़ लागू नहीं है। तो ये हो गया इसके बारे में कि अभी स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या आपको पता है कि ये गैलेक्सी मान लो है, इसमें बहुत सारा क्लाउड बहुत सारा क्लाउड है। किसका? हाइड्रोजन का, हीलियम का और कुछ अलग चीज़ का, जैसे यूरेनियम। कुछ मात्रा में यूरेनियम भी था। तो ये क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मैटर था, अब मान लो इसी गैलेक्सी में जब पास में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा किसी और गैलेक्सी में या ऐसा कुछ, तो हमारे यहाँ पे स्टार फॉर्म होगा। ये तो फिर तो यहाँ कैसे हुआ? तो अगर हम किसी भी सन की बात कर लें, किसी भी स्टार की बात कर लें, तो वो कैसे फॉर्म होगा? आपको पता है कि जैसे जैसे डेंस कोलिजन होगा इन मैटर में, बिकॉज टाइनी बॉल जब एक्सप्लोड हुई थी तो ये मैटर बढ़ रहा था। जब ये किसी और से टकराएगा तो यहाँ पे क्या कोलिजन होगा। कोलिजन से क्या होता है? टकराने से क्या होता है? रगड़ होती है। रगड़ से क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन से क्या होती है? मैटर आपस में पास आता है। जब पास आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है तब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ता है तो मैटर सिकुड़ता है, और सिकुड़ने से क्या होता है कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। आपका तो ये क्या समझाओ जरा इसको। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि जब, एक सेकेंड, एक टाइनी बॉल थी, ये एक्सप्लोड हुई बहुत सारी गैलेक्सीज़ में, और ये एक्सपांड कर रही थी। ऐसे गैलेक्सीज एक्सपांड कर रही थी आपस में। ये जब इससे टकराएगी, ये ए वाली जब बी से टकराएगी तो टकराने से होगा कोलिजन। कोलिजन से क्या होगा? कोलिजन से होगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन से क्या होगा? एटम्स पास में आएंगे। जब एटम्स पास में आएंगे तो आप कह लो कोलैप्स होगा। किसका? मैटर का। जब मैटर का कोलैप्स होगा तो क्या होगा? तो जो अभी जो क्लम्प था गैस का बहुत सारा, इसका साइज कम होगा, तो ग्रेविटेशन से ये चीज़ें पास में आएंगी। क्यों? क्योंकि वो कोलैप्स होना शुरू हुआ था फ्रिक्शन से। मेन चीज़ यहाँ कोलिजन्स थी। तो अभी क्या होगा? कोलिजन से क्या होगा कि जो मैटर था, चूँकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे आपस में इंटेंस प्रेशर और इंटेंस टेम्परेचर में, तो ये जन्म देंगे हीलियम को, हीलियम बाद में कार्बन को, कार्बन बाद में और भी सारे एटम्स को। ऐसे लास्ट में बनेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी इसमें।
तो यही बात है कि ये जब फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन किसका, ये स्टार का फॉर्मेशन है, ये स्टार फॉर्मेशन। जो हमारा जो सूर्य है उसमें यही चीज़ हो रही है। पहले गैस डस्ट था, जब ग्रेविटेशन से जब पास आया तो आज अभी सन में क्या हो रहा है, सन के कोर में क्या हो रहा है, अभी जो अपना सन है इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम फिर कन्वर्ट हो रही है इसमें। तो आप सोच के देखो कि बहुत सारा कन्वर्ट हो चुका है हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, तो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस में होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सनलाइट। अब उसी सनलाइट जो बाय प्रोडक्ट इसका एक तरीके से है, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट तो हीलियम है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे दोस्तों ये हो रहा है कि सनलाइट जब हमारे पास में आती है, हमारे प्लैनेट पर अर्थ पर जब पास में आती है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस शुरू होती है। इस अर्थ के बारे में थोड़ा बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फोटोसिंथेसिस होती है तो लाइफ पॉसिबल इसीलिए है, तो हम लोग जिंदा हैं इसलिए नहीं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि ये प्रोसेस हो रही है सूर्य में, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसी से जो प्रोडक्ट नहीं, बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसके सोचो, उसके कारण हम लोग जिंदा हैं। ये ना होता तो सनलाइट धरती पे ना पहुंचती और प्लांट ना ग्रो करते तो शायद हमको खाना ना मिल पाता और हम लोग जिंदा ना रह पाते। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत बता दिया, इतना डिटेल में नहीं इसमें दिया है। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी के पास हज़ारों स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस, 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, 9.5 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक लाइट ईयर में होते हैं। तो यहाँ पर तो 1 लाख लाइट ईयर की बात हो रही है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि 9.46 इंटू 10⁻17 किलोमीटर्स, इतनी दूरी है एक गैलेक्सी की कम से कम, ठीक है, इतना लगभग। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas galaxy hydrogen in the form of very large cloud nebula। तो नेबुला में क्या था, मेनली हाइड्रोजन था स्टार्टिंग में, फिर हाइड्रोजन से कुछ वो हीलियम बना होगा और ऐसे ऐसे करके यूरेनियम भी बना होगा। तो धरती पर जो आज यूरेनियम मिलता आपको है, तो आप ये देखोगे कि ये यूरेनियम हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम 5.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। अगर मैं थोड़ा सा एक टाइमलाइन देखूं तो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, यूनिवर्स बना, और 5.6 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, हमारा सोलर सिस्टम बना, और 4.6 बिलियन ईयर्स क्या हुआ, अर्थ बनी। बट जो हमें जो मिल रहा है यूरेनियम धरती पर, वो लगभग 8 बिलियन ईयर पुराना है। वो हमारे जब यूनिवर्स के बाद में जब क्लाउड बना होगा नेबुला, तो नेबुला क्या, नेबुला कितना पुराना है अपना, चूँकि सोलर सिस्टम से बनने से पहले नेबुला था, तो नेबुला वही 9 बिलियन ईयर्स आसपास पुराना होगा। उसके बाद में यूरेनियम बना होगा धीरे धीरे, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से ऐसा करते करते यूरेनियम भी बना होगा कुछ में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं जानने के लिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते इसमें है कि इवेंचुअली आखिरकार ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज क्लम्स। लोकलाइज क्लम्स का मतलब गुच्छे, गैस के गुच्छे, बहुत हज़ारों लाखों किलोमीटर के ये बने। फिर ये क्लम्स जो हैं वो ग्रो करके गैसियस बॉडीज़ बने। फिर इन्होंने स्टार को फॉर्म किया। जैसा मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज़ बिलीव टू हैव टेकन प्लेस 5 से 6 बिलियन, 5 से 6 बिलियन के आसपास ये बना हुआ होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये कैसे बना, फॉलोइंग आर द कंसीडर टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। द स्टार्स आर लोकलाइज लम्स ऑफ गैसेस विद इन नेबुला। नेबुला के में जो बना वो स्टार था। जब स्टार दोस्तों बन रहा था, तो स्टार के साथ साथ ही कुछ मटेरियल, जब स्टार बन रहा था, अगर मैं आपको इसे बताऊं, जब स्टार बन रहा था
तो 99 पॉइंट अपना अपना स्टार का देखो 99.8% जो मास है, मटेरियल जो है वो स्टार को फॉर्म करने में चला गया, बट जो 0.2 बचा इसमें प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें बन गई। तो स्टार के साथ साथ ही हमारे सारे प्लैनेट्स भी बने। तो आप इस चीज़ को मानिए, बट ये थोड़ा बाद में बने हैं, इनको टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज इनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, इनके पास इतना हाइड्रोजन नहीं था, इसीलिए ये थोड़ा देर में बने। और आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कौन मरेगा? सबसे पहले मरेगा हमारा स्टार, बिकॉज इसमें इसके पास ज़्यादा फ्यूल है। तो ज़्यादा फ्यूल होने से क्या होगा, जल्दी जल्दी ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम फिर लिथियम में, लिथियम फिर ऐसे करते करते जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका फ्यूल जल्दी ख़त्म होगा। और फिर इसको घर चलाने के लिए, अपना अपना साइज मेंटेन करने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं रह जाएगी, तो ये मर जाएगा फिर। तो प्लैनेट्स कब बने? द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन लम्ब्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर। हाइड्रोजन से हीलियम बना, यही कोर था। और ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस। ये जो डस्ट डेवलप हुई अराउंड द गैस, इन द नेक्स्ट स्टेज द क्लाउड starts getting condensed and matter around the core develops into small rounded objects. These small rounded objects by process of cohesion develops what is called planetesimals. कि जब स्टार सन बन रहा था हमारा, तो आसपास गैसेस थी, लम्स गैसेस थी, इनमें इनसे ही प्लैनेट बना है। बट प्लैनेट बनने से पहले ये क्लम्प बना गैसेस का, फिर क्लम्प से क्या हुआ, प्लैनेटेसिमल्स बना, प्लैनेटेसिमल्स बना। फिर प्लैनेटेसिमल्स का मतलब होता है कि प्लैनेट का छोटा सा वर्जन। फिर इनके बाद में बना प्लैनेट। ठीक है, लार्ज बॉडीज स्टार्ट मूविंग बाय कोलिजन। कि प्लैनेटेसिमल्स क्या थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ये इससे टकराया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये इससे टकराया, फिर बड़ा हो गया। तो धरती जो हमारी है वो ये इसी प्रोसेस से बनी हुई है। ठीक है, planetesimals are large number of smaller bodies. In final stage, these large number of small planetesimals agree to form fewer large bodies in the form of planets. ठीक है, अब हमारा जो सोलर सिस्टम है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स। हालांकि 8 है। द रिसेंटली प्लैनेट 10th प्लैनेट 2003 UB हैज़ आल्सो बीन रिसेंटली साइटेड। द नेबुला कि 10वां प्लैनेट आल्सो साइट किया गया है। कुछ लोग 8 बोलते हैं, कुछ लोग 9 बोलते हैं प्लैनेट, बट बिकॉज अभी 8 ही प्लैनेट बताए जाते हैं तो हम इसको 8 ही मानेंगे। नेबुला फ्रॉम विच अवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड जस्ट कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो। हमारा सोलर सिस्टम जो है, अब प्लैनेट्स हमारे बने हैं 4.6 ईयर्स अगो। Our solar system consists of 9 planets, 63 moons and smaller bodies. कुछ NCERTs में 8 planets बताता है, कुछ में 9 बताता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और 63 moons हैं अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर लें अपने, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आउट ऑफ 9 planets, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। They lie between sun and asteroid belts and other 5 planets called outer planets. और साथ अल्टरनेटिवली 4 planets are called terrestrial planets। जो शुरुआत के जो planets हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 planets हैं रॉकी planets, इनको हम बोलते हैं terrestrial planets। terrestrial का मतलब होता है अर्थ लाइक। terrestrial का दोस्तों मतलब होता है यहाँ पे अर्थ लाइक। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स एंड हैव रिलेटिवली हायर डेंसिटीज। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास? अर्थ के पास में है। द रेस्ट 5 आर कॉल्ड जोवियन और गैसियस प्लैनेट्स, की जुपिटर की तरह है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बिकॉज उनकी डेंसिटी काफ़ी कम है, तो वॉल्यूम ज़्यादा उनके पास है। ठीक है, उनके पास वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। एंड दे हैव अ थिक एटमॉस्फेयर थिक होगा बिकॉज गैसेस उनके पास है। मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, sometimes about 4.6 billion years ago. Some data regarding our solar system are given in box.
बॉक्स में देखेंगे हम कि ये अभी द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द प्रेजेंट पेरेंट स्टार। जो हमारा सन है उसको पेरेंट स्टार बोलते हैं हम लोग हैं हमारा। क्यों ऐसा बोलते हैं इसको देखेंगे भैया। ये सन था, इसके पास में ये प्लैनेट्स थे, रॉकी प्लैनेट्स। जो इसके पास में चीज़ें होंगी वो रॉकी ही होंगी, है ना, क्योंकि मास 99% मास इसके पास में है। फिर धीरे 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 मास कम होता जाएगा, तो यहाँ पे मास बहुत कम है, यहाँ पे मास बहुत कम है कंपैरेटिवली। बट इसके पास जो गैसेस थी वो उड़ गई। क्यों? क्योंकि सन की गर्मी बहुत थी, तो इसीलिए सन रेज के कारण वो चीज़ें और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चीज़ें उड़ गई, इसीलिए गैसेस उड़ गई। अर्थ के पास गैस क्यों नहीं उड़ पाई है? उड़ चुकी थी, बट धरती की अपनी खुद की प्रोसेस है, उसने दोबारा से एटमॉस्फेयर को ज़िंदा किया। तो ये जो आज का एटमॉस्फेयर है ये सन की वजह से नहीं है, ये धरती के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हम लोग बच पाए। और हमारी दूरी भी लगभग लगभग ना ज़्यादा कोल्ड वाली है ना ज़्यादा हॉट वाली है। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये मूल जो टकराव जो मून का हुआ है इसकी वजह से बहुत कुछ निर्भर करता है कि भारत लाइफ क्यों धरती पर है। ये इसका कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा निर्भर जो करता है वो ये चीज़ें हैं कि हमारी धरती की पोजीशन सन से एक ऐसी डिस्टेंस पे है जहाँ पर सूर्य की ना ज़्यादा रोशनी आती है ना ही ज़्यादा ठंडक आती है। बिकॉज अगर आप मार्स पे देखो तो ठंडक बहुत होती है, ठंडी, क्योंकि वो वहाँ पे सनरेज इतनी नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो जोवियन प्लैनेट जो है वो क्वाइट डिस्टेंस में है। सोलर विंड, इसीलिए उनकी जो गैस अभी हट नहीं पाई है। अगर शायद वो अगर जुपिटर को या फिर सैटर्न को अगर आप सूर्य के पास ले आओ तो शायद उसकी पूरी गैस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और जो गैस में बहुत ऐसा जो एलिमेंट है जो कंबाइन होकर के रॉकी बन सकता है, तो रॉकी बन जाएगा। तो जुपिटर इतना बड़ा है, इसकी बहुत सारी गैस ख़त्म हो जाएगी, बट बहुत सारी गैस प्रेशर के चक्कर में रॉकी भी बन जाएगी, जैसे अर्थ के केस में हुआ था। तो दिखते बड़े वो हैं, बट उनमें ज़्यादा खुद दमखम नहीं है। ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस, द सोलर विंड्स वर नॉट all that intense to cause similar removal of gases from Jovian planets. Terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास, चूँकि उनके पास ग्रेविटी स्मॉलर है, क्यों? क्योंकि मास स्मॉलर है, साइज स्मॉलर है, इसीलिए वो उन गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए। ऑब्वियसली सूरज के पास कंपैरेटिवली करोड़ों गुना ज़्यादा ग्रेविटी है और उसके पास ताकत है, तो हमारी गैसेस को उसने ब्लू ऑफ कर दिया। अब मून दोस्तों कैसे बना? तो जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि पहले अर्थ और मून डंबल शेप में थे। आपने जिम में गए होंगे, डंबल शेप में थे, इस तरीके से डंबल होता है, डंबल शेप में थे। ये 1838 में जॉर्ज डार्विन ने कहा था। और होल मास जो है डंबल शेप में था एंड इवेंचुअली ब्रोक हुआ, और अचानक वो ब्रेक हो गया। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटीरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्राम पैसिफिक ओशन। अगर आप धरती से दोस्तों पानी पूरा निकाल दो आप, तो देखोगे कि पैसिफिक ओशन में बहुत बड़ा गड्ढा है। तो ऐसा भी बोलते थे वो लोग कि पैसिफिक ओशन में जो गड्ढा है ये एक्चुअल में मून पहले यहाँ पे था। ये जो मटेरियल जो निकला यहाँ से है वही बाद में जाकर के मून बनाया। बट ये सही आज के टाइम पे साइंटिस्ट नहीं मानते हैं। हाउएवर प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर एक्सप्लेनेशन। ना ही ये डंबल वाला मानते हैं, ना ही ये पैसिफिक ओशन वाला मानते हैं। ठीक, इट इज़ नाउ जनरली बिलीव्ड दैट दी बिग स्प्लैट, जो बिग स्प्लैट जो हुआ था, बिग स्प्लैट क्या हुआ था? या तो मार्स के साइज का, या मार्स से जो मंगल ग्रह है, या तो मंगल ग्रह के साइज का, या फिर मंगल ग्रह से 3 गुना ज़्यादा साइज का एक बॉडी धरती से फॉर्म हुआ। जब धरती फॉर्म हुई तो उसी तरीके से फॉर्म हो रहा होगा, और उसने ब्लास्ट धरती में टकराया और फिर कुछ पोर्शन मटेरियल जो है धरती से बाहर निकला, वही बाद में ऑर्बिट करने लगा और इवेंचुअली उसने मून बना दिया। बट ये जो टकराया था, जो मार्स से जो 3 गुना ज़्यादा इसका मास था, या आप ऐसा कुछ कह लो, वो कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं है। बट
जब टकराया और धरती से जो मटेरियल निकला जो, फिर वो आसपास धरती के घूमने लगा, फिर बाद में वो आप क्लम्प करके एक बड़ी बॉडी बन गई, जैसा कि प्लैनेटेसिमल्स वाली हमने बताई थी आपको बात। सूर्य के जो केस सूर्य के साथ हुआ था वही केस इसके साथ हुआ। और ये जो बात बिग स्प्लैट की जो टकराने की जो बात है, ये 4.4 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये क्या हुआ? डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज बैरन, रॉकी एंड हॉट? क्या आप जानते हो कि जो धरती हमारी है वो पहले बैरन थी, रॉकी थी और हॉट थी, और एटमॉस्फेयर उसके पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का था। बट ऐसा चूँकि प्रेजेंट पे तो बहुत सारा पानी है, बट ये बदलाव कैसे हुआ? ठीक है, कि एक रॉकी, बैरन और हॉट अर्थ से आज हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट जिसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत वाटर है, तो कैसे हुआ? तो इसका जो 460 करोड़ साल, जो 460 करोड़ साल का जो इतिहास धरती का है, इसने कैसे इवॉल्व किया देखेंगे। अर्थ आज इतनी लेयर्ड फॉर्म में कैसे है? अर्थ का लेयर आपको पता है कि क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ये क्यों है? और फिर क्रस्ट की भी 2 फॉर्म है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल अपर, लोअर मेंटल, फिर ये भी 3 फॉर्म में है, तो इसको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि क्या है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो धरती है, धरती सिर्फ यही नहीं है, धरती का जो एटमॉस्फेयर जो है 100 किलोमीटर तक आप मान सकते हो 99% गैसेस रहती हैं। 100 किलोमीटर तक अगर आप देखो कि इस तरीके से, 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेयर रहता है, फिर 100 किलोमीटर तक बाकी 70% तक 1% एटमॉस्फेयर रहता है। तो अगर आप देखो तो धरती की सरफेस से 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर अगर रहता है, तो यहाँ पर धरती के पास में अगर देखोगे जो हवाएं हैं एटमॉस्फेयर की, वो ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है। जब ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे तो डेंसिटी कम होती रहेगी। तो आप धरती की जो सबसे कम डेंसिटी है वो सबसे ऊपर है, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो धरती के अंदर कोर में है, जो बिल्कुल कोर है उसमें डेंसिटी है। ठीक है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ लीस्ट डेंसिटी, जैसा कि बताया मैं आपको, सबसे ऊपर लीस्ट डेंसिटी है, सबसे कम डेंसिटी है। सरफेस टू डीपर डेप्थ्स, अर्थ्स इंटीरियर हैड डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, दोस्तों लिथोस्फीयर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? एक कोर है, धरती का कोर है, फिर ये है मेंटल, और फिर ये है क्रस्ट। अब मेंटल भी दोस्तों क्या है? मेंटल भी 3 फॉर्म में है, अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, तो ये जो मेंटल के आपको 3 पार्ट होते हैं कि ये अपर मेंटल जो कि सॉलिड टाइप का होता है, फिर लोअर मिडल मेंटल जो होता है एक तरीके से वो एस्थेनोस्फेयर होता है जो वीक होता है, और फिर लोअर मेंटल जो कि बड़ा साइज काफ़ी होता है। तो अपर मेंटल ये जो क्रस्ट टाइप का है, और अपर मेंटल जो एक तरीके से सॉलिड टाइप का है, और क्रस्ट प्लस अपर मेंटल बनाता है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में सिर्फ क्रस्ट नहीं है, अपर मेंटल भी है। ठीक है, यही बात की जा रही है कि अर्थ वाज रफली मोस्टली इन वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्राइमोर्डियल स्टेज। शुरुआत में ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज, डेंसिटी ज़्यादा थी इसलिए द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया। एंड मटीरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज़। दुनिया में जो भी देखो आप, अगर एक गिलास में आप चीनी घोलते हो तो आपने ग्लास, उसमें आपने चीनी घोल दी मान लो, और फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद देखा होगा आपने कि चीनी जो है धीरे धीरे जो उसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। या आप बालू का एग्जांपल भी ले सकते हो कि बालू नीचे क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के चक्कर में जो चीज़ें भारी होती हैं, जिसका मास ज़्यादा होता है, वो चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो
अर्थ के सेंटर से लेकर के अर्थ का जो अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, इसमें यही चीज़ें हैं कि जो बहुत वजन है वो नीचे हैं, जो बहुत हल्की हैं वो ऊपर हैं। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर मास घटता है किसी भी मटेरियल का, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर है। तो यही कहा गया इसमें है कि स्टार्टेड गेटिंग सेपरेट दिस, इसको बोलते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन, कि डेंसिटी के आधार पे डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी मटेरियल सेपरेट होने लगा। दिस अलाउड हैवियर मेटल्स लाइक आयरन टू सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर वंस टू मूव अपवर्ड्स। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जैसा बीतता गया और चीज़ें ठंडी होती गई ऊपर की तरफ, क्योंकि कंडेंस्ड, क्योंकि अर्थ के सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप कह लो कि वहाँ पर चीज़ें सॉलिडिफाई नहीं भी हुई हैं। ठीक है, बट जो ऊपर का जो क्रस्ट है यहाँ पर ठंडक चुकी है, आसपास का एटमॉस्फेयर में उतनी ताकत है नहीं, तो ऊपर की जो लेयर है पतली सी, ये बन गई क्रस्ट, लिथोस। तो दिस लेटर डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट कूल फर्दर सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज, and this led to the development of outer surface in the form of crust. During the formation of moon के formation में, due to giant impact, earth was further heated up हो गई, और it is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into layers. डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से लेयर्स में चीज़ें डिवाइड हो गई, और स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर पार्ट वी हैव लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और कोर, आउटर कोर, इनर कोर। अब बोलोगे कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड में क्यों है, इनर कोर सॉलिड में क्यों है? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ तक लिक्विड है, फिर यहाँ से एकदम वो है। ऊपर की चीज़, जो ऊपर की आउटर कोर है वो ज़्यादा लिक्विड में है, फिर कम लिक्विड, 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 फिर और कम लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर बहुत सॉलिड। जो बिल्कुल कोर पॉइंट है टाइनी, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे बाउंड्री इसकी जो है, तो यहाँ पे सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड टाइप का कुछ है इस तरीके से, बट चूंकि समझने के लिए हमने ये बना ली चीज़ है कि हाँ ऐसा कुछ है वहाँ पे। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तब चीज़ें तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर चीज़ें तो पिघलनी चाहिए, बट प्रेशर ज़्यादा इतना दोस्तों है कि यहाँ पर चीज़ें सॉलिड रहती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी, बिकॉज प्रेशर का इम्पैक्ट ज़्यादा है यहाँ पे, तो चीज़ें सॉलिड रहती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आप समझो इस बात में। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं अब हमें, कि द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज चीपली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन। आज का जो एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, बट जो पहले का एटमॉस्फेयर था वो और था। तो हम देखेंगे 3 स्टेजेस हुई हैं जब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर बदला है। तो फर्स्ट स्टेज जो थी वो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, जो, और सेकंड जो हमारा एटमॉस्फेयर वो जा करके है, वो आप कह लो कि हॉट जो इंटीरियर था अर्थ से, उसने बनाया था, कि धरती के अंदर जो गैसेस थी, डीगैसिंग थी, उससे बना था। फाइनली आज का जो एटमॉस्फेयर है ये बना है फोटोसिंथेसिस के चक्कर में, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो डोमिनेंट गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है 71 ऐसा कुछ, प्लस 26-27 ऐसा कुछ परसेंटेज है। तो इसमें आप कह लो कि ज़्यादातर जो गैसेस हैं 99% ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है ये अर्थ की लिविंग बीइंग्स ने बनाया है एटमॉस्फेयर। और एक टाइम था जब ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, 40% के आसपास था मात्रा में, बट आज के टाइम पे घट के कम हो गया है। इसका कारण मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, बिकॉज हम केवल एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्ली एटमॉस्फेयर विद द हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। जो प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था, जो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था, वो कट गया। ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं है, ये सारे प्लैनेट्स की बात है, कि जो भी वीनस, मरकरी, ये सब चीज़ें थी, तो सबका हुआ जा करके। दिस हैपन टू ऑल द प्लैनेट्स, दिस हैपन टू ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स।
which were supposed to have lost their primordial atmosphere through impact of solar winds। सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य की जो इतनी तेज़ थी कि हट गया, आज भी तेज इवन है, बट हमको इम्पैक्ट इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, हमारे ऊपर ओजोन लेयर है इसीलिए शायद इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा। वरना जैसे आज से 400 करोड़ साल पहले सूर्य की रोशनी थी वैसे ही उतनी ही आज है, इवन आज ज़्यादा है। क्योंकि अब सोचो कि आज ज़्यादातर उसमें हीलियम से ज़्यादा तरीके से निकल रहा है, हीलियम से जो हमारा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, और मिडवे में है हमारा जो सूर्य है, लगभग 450 करोड़ साल इसको हो चुके हैं, 500 करोड़ साल, इतना ही वो और जिएगा। तो आज वो मैच्योर स्टेज में है, ठीक है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर were released from the interior of the earth. This started the evolution of present atmosphere. Early atmosphere contained water vapor। पहला का एटमॉस्फेयर था वाटर वेपर, अर्ली एटमॉस्फेयर जो बाद में बना हमारा है, जो थर्ड स्टेज की बात यहाँ पे हो रही है। पहले स्टेज में प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, सेकेंड स्टेज में जो धरती के अंदर से जो गैसेस निकली उसके डीगैसिंग से, थर्ड स्टेज की शुरुआती बात कर रहा है ये कि वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। The process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing। degassing की बात यहाँ पे हो रही है। The continuous volcanic eruptions contributed to water and gases to the evolution to as earth cooled। जैसे जैसे अर्थ कूल हुई, the water vapor released started getting condensed। जैसे जैसे अर्थ कूल हुई, धरती कूल हुई, डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से हमारे जो क्रस्ट फॉर्म हुई, आपको पता है, तो ऊपर ज़्यादा गर्मी नहीं रह गई। जब पहले लावा था तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म था, जैसे जैसे डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण में जो हैवी मेटल्स थे, रेडियो एक्टिव मेटल थे, पहले रेडियो एक्टिव मेटल ऊपर भी थे, तो रेडियो एक्टिविटी के कारण खूब सारी गैस हीट रिलीज़ करते थे। अब क्या है, अब चूँकि वो लोअर मेंटल में आउटर कोर में चले गए हैं, आउटर कोर में अब चूँकि चले गए हैं तो इतनी ज़्यादा वो हीट नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा कूलिंग शुरू हो गई हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इनटू रेन वाटर एंड टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज काजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। तो जो अभी जो वाटर वेपर था हमारा पहले, तो वो वेपर की फॉर्म में था बिकॉज अर्थ के सरफेस पे आप कह लो कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल और ऐसे जो हीट प्रोड्यूस करते थे वो थे। बट जैसे जैसे डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ वैसे वैसे क्या, उसके बाद में क्या हुआ कि वाटर वेपर को अब हीट नहीं मिल रही थी तो वो कंडेंस होना शुरू कर दिया। जब कंडेंस होना शुरू किया तो बादल बने, ये बादल बरसे, कभी जो बादल बरसे तो बहुत सारे बादल बरसे। इससे क्या हुआ कि ओशंस, जो हमारे समुद्र महासागर हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इनमें खूब बारिश हुई और फिर ये पानी भरने लगा। आपको पता है जब पानी भरने लगा तो लाइफ की शुरुआत होती है। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस दैट गिव राइज टू ओशंस। जो पैसिफिक ओशन जो गड्ढा टाइप का था उसमें पानी भरने लगा। द अर्थ्स ओशंस वर फॉर्म्ड 50 करोड़ साल पहले। जो हमारे ओशंस आज के टाइम पे हैं 50 करोड़ साल पहले, मतलब धरती हमारी 450 करोड़ साल पुरानी है और ओशंस हमारे मात्र 50 करोड़ साल पुराने हैं। तो सोच के देखो कि लगभग 400 करोड़ साल तक पानी धरती पे आज के फॉर्म में था ही नहीं। धरती के पानी जो सिर्फ 50 करोड़ साल पहले ही आया है, ठीक है। दिस टेल्स अस दैट द ओशंस वर एज ओल्ड एज 400 करोड़ साल पहले। सॉरी, जो हमारे ओशंस हैं ये आज से 400 करोड़ साल पहले आए, क्योंकि अर्थ के फॉर्म के बनने के 50 करोड़ साल बाद ओशंस आए। मतलब धरती जब बनी उसके 50 करोड़ साल तक कोई ओशंस नहीं थे, फिर ओशन। तो अगर हम आज से देखें, आज 2026 से देखें अगर हम, तो ओशंस जो थे, ओशंस धरती 450 करोड़ साल पहले आई और 400 करोड़ साल पहले आज से ओशंस धरती पर आए, ठीक है। और 380 करोड़ साल पहले लाइफ इवॉल्व हुई, और लाइफ कहाँ इवॉल्व हुई? पानी के अंदर। तो 400 करोड़ साल जब पहले पानी आया तो उसके 20 करोड़ साल के बाद में, मतलब 380 करोड़ साल बाद लाइफ आई, और 250 करोड़ साल के बाद में फोटोसिंथेसिस आई। जो आज देखते हो पेड़ों में आप, फोटोसिंथेसिस एल्गी के फॉर्म में आई।
लाइफ कन्फाइंड टू ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ओशंस में लाइफ बहुत दिन तक थी। ओशंस बिगैन टू हैव कंट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन थ्रू, इसी जो फोटोसिंथेसिस जब आई 250 करोड़ साल बाद, 250 करोड़ साल बाद जब फोटोसिंथेसिस जब आई, तो उसने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बहुत सारा ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में भेजा। इवेंचुअली अंततः ओशंस वाज सैचुरेटेड विद दी ऑक्सीजन। 200 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। 200 करोड़ साल पहले, आज से 200 करोड़ साल पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में था, 41% के आसपास। उससे पहले नहीं था ना उसके बाद में तो खैर घटता गया। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। द लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिलेटेड टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। It is undoubtedly clear that the initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life। शुरुआत में हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो लाइफ के बारे में कंड्यूसिव नहीं था। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज के साइंटिस्ट जो है वो लाइफ को केमिकल रिएक्शन, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है लाइफ को केमिकल रिएक्शन मानते हैं। फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। आरएनए मॉलिक्यूल सबसे पहले आया ऐसा माना जाता है, फिर लाइफ डीएनए में कन्वर्ट हुई। दिस असेंबलेज वॉज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज बाउंड टू फॉल। रिकॉर्ड जो है फॉसिल्स में, रॉक के फॉसिल्स में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म अब ब्लू एल्गी हैव बीन इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस दैट मच ओल्डर दैन दी 300 करोड़ साल पहले। तो आप यही समझ सकते हो कि इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगैन टू इवॉल्व। 380 करोड़ साल पहले लाइफ इवॉल्व हुई। ठीक है, बस ये एक पूरा समरी था इस चैप्टर का, मैंने पूरा पढ़ाया आपको है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे जब बहुत जल्द, कल मैं या इवन आप कह लो कि 4-5 घंटे के बाद मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, और भी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट डे था इसलिए ज्योग्राफी में।